नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय में भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव उस चरम बिंदु तक पहुंच चुका है, जहां शायद हाल के दशकों में तो इतना तनाव कभी नहीं रहा। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि इससे निचले स्तर पर भी दोनों देशों के संबंध शायद ही पहले उतरे हों। और इसकी वजह क्या है? 5 अगस्त 2024 की वो घटना, जिसमें शेख हसीना सरकार का तख्ता उलट दिया गया था और वहां पर एक अमेरिका की कठपुतली मोहम्मद यूनुस को ला करके बैठा दिया गया था। और उसके बाद जितने उल्टे काम हो सकते हैं वो इनके द्वारा कराए गए। 1971 की घटनाएं किन कारणों से घटी, किन कारणों से इतने बड़े पैमाने पर वहां से पलायन हुआ और भारत में करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग शरणार्थी बन करके आ गए, और उसके बाद जो भी मुक्ति संग्राम और हमारी भारतीय सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा। जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश के रूप में परिवर्तित होते हुए दुनिया ने देखा, और खट्टे मीठे अनुभव तो हमारे 1971 के बाद से ही चल रहे हैं बांग्लादेश के साथ। लेकिन इधर तो बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान के रूप में प्रतिष्ठापित होते हुए हमने और आपने देखा है। तमाम ताकतें केवल आईएसआई या जनरल मिर्जा या दूसरे लोग ही नहीं बांग्लादेश पहुंचे, ढाका पहुंचे, बल्कि दुनिया भर की जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनके जो स्पाई हैं, वो सब वहां सक्रिय देखे गए और अभी भी सक्रिय हैं। अमेरिका समेत कई देशों के इस तरह के खुफिया तंत्र से जुड़े हुए लोगों की वहां हत्याएं भी हुई हैं। ऐसे में जबकि 12 फरवरी को चुनाव कराने की घोषणा कर चुके हैं मोहम्मद यूनुस, तब अचानक वहां पर इंकलाब मंच के उस्मान हादी की हत्या होती है। उसका ठीकरा भी ये लोग भारत के सिर पर फोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि वो तो जो हत्या अभियुक्त थे फैसल और दूसरे साथी, वो सब मेघालय में जाकर के घुस गए, भारत में चले गए। अभी ताजा सूचना आ रही है कि वो तो दुबई में है। वो दुबई कैसे पहुंचे पता नहीं। लेकिन भारत पर ब्लेम गेम करना, भारत को विलेन बनाना, और वहां पर एक्चुअल में जो डीप स्टेट या आईएसआई या अगर हम कहें सीआईए का असली खेल, के भारत के खिलाफ वहां पर एक माहौल तैयार करो। एक घटना और घट गई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बेगम जिया का जाना। और उनके बेटे 5 दिन पहले ही तारिक लंदन से सपरिवार ढाका पहुंचे थे। बीमार तो वो चल रही थी, उसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि मृत्यु उनकी पहले ही हो गई थी, ये बाद में आए। लेकिन इनका प्रोग्राम भी काफी समय पहले तय हो गया था, इसलिए इस तथ्य में कोई जान दिखाई नहीं देती है। लेकिन बेगम जिया का जाना बांग्लादेश के लिए एक और सेटबैक है, क्योंकि सैन्य शासन के खिलाफ उन्होंने संघर्ष करके लोकतंत्र की बहाली की थी। ये अलग बात है कि बीएनपी और बेगम जिया का जो रुख है भारत के प्रति कोई बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन उनके नमाजे जनाजा में शामिल होने के लिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए, और जो कूटनीति के जानकार हैं उनका कहना यह है कि ये भारत की तरफ से एक अच्छी राजनयिक पहल हुई है। तो हम इन्हीं संदर्भों को लेकर के आज की चर्चा करेंगे। और मेरे साथ जुड़ रही हैं, चैनल पर पहली बार आ रही हैं, आप उनसे अपरिचित बिल्कुल नहीं हैं, मंजरी अग्रवाल जी। तो उनको जोड़ लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार।
धन्यवाद, नमस्कार। मंजरी जी, एस जयशंकर का जाना, प्रधानमंत्री का एक शोक संदेश तारिक रहमान को देना और तमाम तरह की बातें होना स्वाभाविक है जब इस स्तर पर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। दोनों देशों के जो संबंध हैं वो बिल्कुल जमीन पर आ चुके हैं यूनुस की वजह से, और डीप स्टेट कह लीजिए, सीआईए कह लीजिए, पाकिस्तान कह लीजिए, इन सब की साजिशों की वजह से। ऐसे में एस जयशंकर का ढाका दौरा आप कितना महत्वपूर्ण समझती हैं? देखिए, जब से वहां से शेख हसीना आई है, एक वैक्यूम थोड़ा सा तैयार हुआ। चाइना एक्टिवेट हो गया वहां पर, यूएसए एक्टिवेट हो गया है। अभी आपने फरवरी 25 में देखा था, हमास के लोग वहां पर पाए गए। और पाकिस्तान का तो वो बैकग्राउंड है, अभी यूनुस के आने से पहले पाकिस्तान की एंट्री बंद थी। अभी पाकिस्तान के लिए वो बहुत उपजाऊ भूमि की तरीके से वो खुला हुआ है। ऐसे में अगर हम अपनी मतलब वो एक होता है ना राजनीतिक शुचिता बनाए हुए वहां पर नहीं जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस देश को उठा करके अपने आ, इस समय ये कह लीजिए कंटेम्प्रेरीज के हाथ में गिफ्ट कर देते हैं। चाइना का इंटरेस्ट है कि उसको किसी तरीके से वार्म वाटर पोर्ट मिल जाए, बे ऑफ बंगाल में एंट्री मिल जाए। यूएस का इस समय वहां पर ये है कि किसी तरीके से एक क्रिश्चियन कंट्री कार्व आउट कर ले और जो ड्रग्स का कारोबार चल रहा था वो चलता रहे। पाकिस्तान को एक दरवाजा चाहिए पूर्व से भारत में घुसने का और पूर्वोत्तर में घुसने का। तो अब सारा जो समीकरण इस तरीके से है कि आपको जाकर के वहां पर भारत समर्थित कुछ लोगों को बैठाना पड़ेगा। अवामी लीग के ऊपर और शेख हसीना के ऊपर उन्होंने इस तरीके से ग्राफ्ट के चार्जेस लगा दिए हैं। और चूंकि वो भारत में बैठी हुई है तो उनको प्रो भारत आपने कह दिया। तो अब वो ये जो 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं उसमें सफलतापूर्वक भाग नहीं ले सकते। शेख हसीना अगर वहां पर बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद उनको फांसी दी जा सकती है। इसका ऑर्डर वो निकाल चुके हैं। तो आपके पास इस समय यूनुस आपकी सुनेगा नहीं। जो वहां की एनसीपी है वो तो गठन ही वो स्टूडेंट्स का है जिन्होंने निकाला है। जमाते इस्लामी वो ग्रुप है जो ऑलरेडी एक्सट्रीमिस्ट का है, वो आपके समर्थन में आएगा नहीं। तो आपकी केवल और केवल आशा बीएनपी पे है। ठीक, खालिदा जिया आपके पक्ष में नहीं थी, ओके, ये हम बात को मानते हैं, परंतु उनके बेटे भी आपके पक्ष में नहीं होंगे ऐसा नहीं है। सिचुएशन काफी सिमिलर है, कब जब हमारे यहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उनके सुपुत्र राजीव गांधी सत्ता में आए थे। एक सिंपथी वेव उठी थी और उस पे उनको जो है थंपिंग मेजोरिटी मिली। उन्होंने उसका क्या किया, दैट्स डिबेटेबल एंड लेट्स कीप इट असाइड। सेम कंडीशन इस समय खालिदा जिया के बाद रहमान साहब की है। अगर वो ठीक से हम हैंडल करते हैं, देखिए आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। चाइना पैसे लेके तैयार है, यूएस पैसे और कंफर्ट लेकर के तैयार है, पाकिस्तान भी कुछ देने के लिए तैयार है। अगर आप टॉप अप नहीं करते हैं मैत्री को, देन लेन को, तो वो दूसरे के साथ चले जाएंगे। तो आपको जाना है, थोड़ी देर के लिए जाना है क्योंकि आपके लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन नहीं है। और उस थोड़ी देर की 2-4 घंटे की, 4 घंटे के लिए एस जयशंकर साहब की विजिट थी। 4 घंटे में आपको असंभव को संभव करके आना है। अभी थर्सडे को राजनाथ सिंह जी जाएंगे बांग्लादेश की एम्बेसी शोक संदेश देने। ठीक है, जब हिंदू हत्याओं का दौर चला था तब आपने एक चीज देखी थी, एक वहां के जो आर्मी चीफ जमन थे वो आपके आर्मी चीफ से आ, उनके संपर्क में थे। ऐसा केवल एक केस में होता है, वो है नेपाल। दूसरी चीज, वहां पर उसी समय कुछ बॉडीज आई थी जो बांग्लादेशी सैनिकों की थी जो विदेश में शहीद हुए थे। वो उनके शरीर को लेने नहीं गए, उनको सम्मान देने नहीं गए, सादे वस्त्रों में उस्मान हादी के जनाजे में गए। तो वो जब सादे वस्त्रों में थे तो उनकी जो सेना थी वो भी सादे वस्त्रों में होगी। जो एक अवश्यंभावी चीज लग रही थी कि जरूर कुछ ना कुछ माइनॉरिटीज के अगेंस्ट होगा, वो रुक गया। ओके, बिना किसी फोर्स के वो रुकने वाला नहीं था, जिस संख्या में लोग जमा हुए थे
आप सोच ही सकते हैं जब 100-50 तैयार होते हैं तो एक घटना हो जाती है, जब लाखों की संख्या में होंगे, बड़ी दुर्घटना मतलब एक्सपेक्टेड थी। तो आप अपनी तरफ से वहां पर काम ऑलरेडी कर रहे हैं और तभी वहां से कम घटनाएं आ रही हैं। खत्म कोई भी नहीं कर सकता, वो किसी के भी हाथ में नहीं होती। अब आप बांग्लादेश में धीरे धीरे वो वैक्यूम फिल कर रहे हैं जो कांग्रेस ने छोड़ दिया था। कांग्रेस ने क्यों छोड़ा था? लाल बहादुर शास्त्री एक एग्जाम्पल की तरीके से उन्होंने युद्ध जीता, हाँ। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को टेबल पे बुलाना चाहा कि तुम आओ, जो हमने जीता है वो हम वापस नहीं करेंगे, तुम्हारे बंदी नहीं छोड़ेंगे। भारत जीता है वो जीते हुए देश की तरह बिहेव करेगा। ताशकंद में क्या हुआ ये सबको पता है। राज आज तक राज है। इंदिरा गांधी आयरन लेडी सब लोग भले ही कह लें, पर उनमें हिम्मत नहीं थी कि इस डीप स्टेट से लड़ करके अपनी जान दांव पे लगा करके बांग्लादेश को स्वतंत्र ना करें, 93,000 लोगों को छोड़े ना। वही सब हुआ। युद्ध में जीत करके भारत बातचीत के टेबल पे हार गया। इंदिरा गांधी आयरन लेडी बन गई। बांग्लादेश का गठन इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेशी ऐसा चाहते थे। अगेन बार बार मैं इस चीज को कहूंगी, बांग्लादेशी नहीं चाहते थे पूर्वी पाकिस्तान की तरह रहना, इसलिए बांग्लादेश का गठन। ओके। और ये जो जीते हुए व्यक्ति को आपने प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया था, उसका भी यही कारण था कि उर्दू स्पीकिंग नहीं है। बिल्कुल। सो भाषा के नाम पे देश का नाम रखा गया और इस टुकड़े को अलग कर लिया। थोड़े दिन तक आपने इसका विदेश मंत्रालय संभाला, थोड़े दिन तक आपने यहाँ का डिफेंस संभाला, उसके बाद इसे पनपने के लिए छोड़ दिया। ना आपने वो शरणार्थी वापस किए, हिंदुओं ने उनको पालने के लिए टैक्स दिए और वो आपका वोट बैंक बन गए। और आज आप अथक प्रयास कर रहे हैं उनको बाहर निकालने का। तो ये सब जो हमको एक नैसर्गिक रूप से एक गिफ्ट में मिला है, अब आप एसआईआर के थ्रू उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कुछ खुद जा रहे हैं, कुछ आप डिपोर्ट कर रहे हैं। डिपोर्ट कहाँ करेंगे आप? अगर आपका उस बैंक से, उस देश से, बांग्लादेश से कोई संबंध नहीं होगा, आप कहाँ छोड़ेंगे? नो मीन्स लैंड में। कितने छोड़ देंगे, कितने दिन तक छोड़ेंगे? ठीक है। तो धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजों के लिए वहां पर संबंध स्थापित करना पड़ेगा। पावर वैक्यूम छोड़ा नहीं जाता। अगर आपने, जैसे एक बार आप पहले छोड़ चुके थे, अगर आप चावल नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, आप ये क्यों दे रहे हैं? ताकि वहां पे हिंदू सुरक्षित रहे, भारत के हित सुरक्षित रहे। अगर आप ये स्थान छोड़ देंगे तो वहां कोई और आएगा और फिर एक बार पहले से ज्यादा बड़ा वो मतलब एंटी इंडिया गतिविधियों के लिए जाना जाएगा। जी। मंदिर जी, जो सिचुएशंस क्रिएट की गई थी उसमें लगता ये है कि जो पश्चिम है, और इसमें यूरोप भी है और इसमें अमेरिका भी है, सब चाह रहे थे कि भारत किसी तरीके से चाइना से भिड़ जाए। अभी खबरें आ रही थी कि साजिशें तो इस तरह की हैं कि भले ही पाकिस्तान से भिड़ जाए, भले ही बांग्लादेश से भिड़ जाए, पर भारत युद्ध में चला जाए किसी तरीके से, ताकि इसको आगे बढ़ने से रोका जा सके। और फिर चूंकि आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज सब सुन रहे हैं, अमेरिका को भी सुननी पड़ रही है, यूरोपियन कंट्रीज को भी, यूक्रेन को भी, और रसिया के प्रेसिडेंट को भी। वो कह देते हैं कि भाई ये युद्ध काल नहीं है, शांति का काल है। लेकिन जब भारत को हम उलझा देंगे तो उसकी शक्ति भी घटेगी, उसकी अर्थव्यवस्था भी डगमगाएगी, और वो भी फिर एक ऐसी कंट्री के रूप में बन जाएगा कि भाई जो युद्ध कर रहा होगा, फिर बाकी लोग चौधरी बनेंगे। तो ये नहीं किया भारत ने, ना अभी पाकिस्तान से और ना ही अभी बांग्लादेश से। तमाम उकसावे के बावजूद हम उलझ नहीं रहे हैं, बल्कि हम एक समझदारी का परिचय दे रहे हैं। तो एक तरीके से जो तमाम तरह की साजिशें थी उनको हमने नकार दिया है, उनको हमने अभी तो कम से कम फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। उस उनके फैलाए हुए जाल में हम नहीं फंस रहे हैं। ये एक आपने एक चीज नोट की होगी, यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले पुतिन आए थे भारत और वो करीब 6 घंटे के लिए आए थे। यूक्रेन युद्ध जब उन्होंने जीत लिया तो 28 घंटे के लिए भारत अभी आकर के गए। आपने देखा इसका वर्ल्ड में क्या कवरेज हुआ है।
अब आ जाते हैं आज के मुद्दे पर। इस युद्ध के दौरान रशिया ने अपनी नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की, नए वेपन सिस्टम बनाए, 9.2% से ग्रो किया, रूबल को वर्ल्ड में एस्टैब्लिश किया, यूरोप की उन्होंने जो है आर्थिक व्यवस्था पूरी खत्म कर दी, नेटो के एडवर्टाइज जितने भी वेपन थे उनको जीरो कर दिया, यहाँ तक कि बहुत सारे वेपन जो अमेरिका के थे जिनकी उसको मैं कहूंगी इज्जत बचानी है, जैसे F-35 है, B-2 बॉम्बर्स है, इनका उपयोग उसने इस युद्ध में नहीं किया। पॉस्कोव जब वहां के आए थे, हिंदुस्तान टाइम्स आदि के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो सीधे सीधे बोल रहे थे, सुखोई 57 इज द बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड एंड देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस एवर सिंस। किसी ने भी उसको डिनाई नहीं किया कि इट इज नॉट अ बेस्ट एयरक्राफ्ट। और इसकी फैक्ट्री आप कोर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत आप भारत में लगा रहे हैं। तो ये एक चीज कि अगर भारत किसी युद्ध में फंस जाएगा तो उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, ये आपने गलत साबित कर दिया। भारत एक तरीके से कहिए कोल्ड वॉर स्टेट में एवर सिंस 1947 है। हमारे बहिष्कार, सैंक्शन सब कुछ होते रहे, अभी भी यूएस ने हम पे सैंक्शन लगाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत तेज गति से बढ़ने वाला एक देश है, विश्व इसे स्वीकार करने से डर रहा है। तो अभी हमने छोटा सा या छोटा मोटा एक युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़ लिया, और अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अभी चाइना ने भी आज कह दिया कि हमने भारत और चीन का वो भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध में भूमिका निभाई है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपकी इकोनॉमी पे इससे कोई असर नहीं पड़ा। आप 2-4 ही दिन के लिए थे, ठीक है, लेकिन आपने एक वो अपना एक एग्जिट पॉलिसी के साथ आप पाकिस्तान में गए, अपने उद्देश्य आपने हासिल किए और उसके बाद आपने इस युद्ध से किनारे कर लिया। ऐसा ही अगर वो फोर्स करेंगे, जैसे बांग्लादेश में बहुत कुछ हो रहा है, तो कोवर्ट ऑपरेशन के साथ ओवर्ट ऑपरेशंस हो जाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। और ऐसा नहीं कि इसका हमारी इकोनॉमी पे कोई असर पड़ेगा, हमने दोनों चीजें एग्जीक्यूट करके दिखा दी कि जो डीप स्टेट की पॉलिसीज थी अब भारत में नहीं चलेंगी। तो अगर भारत को ऐसे किसी छद्म युद्ध में या किसी युद्ध में थोड़े समय के लिए जाना पड़ता है, हम अपनी एग्जिट पॉलिसी लेके जाते हैं। उस समय हमारी एग्जिट पॉलिसी क्या थी? न्यूक्लियर स्टेट कह रहा था पाकिस्तान अपने आप को, हमने उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज खत्म कर दी। अब हमारी ब्रह्मोस अगर भटक के चली जाएगी तो वो कुछ उसका जो है समुचित उत्तर नहीं दे सकते। यही चीज सबको पता लग गई, चाइना को भी गलवान डोकलाम के बाद पता लग गया कि भारत की माइट क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पता लग गया कि भारत की वेपन माइट क्या है। तो भारत से उलझना भी कोई भी नहीं चाहता। अब आ जाते हैं अरेबियन सी में, वहां पर आप देखिए कि जो यूएस का है, यूएसएस ट्रूमन वगैरह, उनको वहां पर ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही होती, उस पर हमला कर देते हैं। जबकि भारतीय नेवी के मार्कोस जब वहां पर जाते हैं तो वो सफल होते हैं, विजयी होते हैं, उनको देख के हुतीज अपना शिप छोड़ करके भाग जाते हैं। तो अगर हम ये कहें कि भारत अमेरिका से काफी ज्यादा दखल रखता है, काफी दमदार है हर एरिया में, तो ऐसा सही है। अब हमें चाबहार के साथ साथ ओमान का भी एक पोर्ट मिल गया है, तो हमारी जो एक प्रेजेंस है ना, हर जगह बढ़ती जा रही है। तो हम बिना युद्ध लड़े अपनी नैसर्गिक शक्ति से विश्व को ये बता रहे हैं कि अब हम तुम्हारे द्वारा मैनिपुलेट नहीं होंगे, हम किसी भी युद्ध में जा सकते हैं, वो हमको सूट करना चाहिए। हम किसी भी जगह दबिश दे सकते हैं, वो हमारा उद्देश्य सिद्ध करना चाहिए। अदरवाइज हम न्यूट्रल रहेंगे, और जो डीप स्टेट की पुरानी टेक्निक्स हैं जिन पे आज तक वो चलता आ रहा है, वो विफल है। जी। वापस बांग्लादेश अगर आए तो तारिक रहमान से जो मुलाकात एक संक्षिप्त सी हुई है एस जयशंकर की, भारत ने ये जेस्चर दिखा करके, ठीक है खालिदा जिया नहीं रही और उनकी अंत्येष्टि के अवसर पर हमारे विदेश मंत्री वहां गए, प्रधानमंत्री की तरफ से एक शोक संदेश दिया, जाहिर है बातचीत भी हुई होगी। और इस समय जो सिचुएशन है, अमेरिका हो, यूनुस हो, बाकी लोग हों, वो चाह रहे थे कि जमाते इस्लामी और एनसीपी का जो गठजोड़ बना है ये किसी तरह सत्ता में आ जाए। लेकिन खालिदा जिया की मृत्यु और बांग्लादेश में अभी भी कट्टरपंथी सोच के लोग मुट्ठी भर ही हैं, थोड़े से ज्यादा होंगे, पर ओवरऑल
ऐसे लोग हैं जो शेख हसीना जैसी लीडरशिप को पसंद करते रहे हैं। तो ऐसे में अगर तारिक रहमान जैसी की संभावना बन रही है, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो भारत की तरफ से एक सकारात्मक संदेश एस जयशंकर के ढाका दौरे के द्वारा दिया गया है। इनको मैनेज करना, इनके साथ संवाद स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना ज्यादा आसान होगा बनिस्पत इसके कि जमात और अगर ये एनसीपी की सरकार बनती है उसको डील करना। कोर्स क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात ये है कि खालिदा जिया भी एंटी इंडिया नहीं थी। वो अपने उसके लिए राजनीति के लिए भारत का इस्तेमाल बहुत सुंदर तरीके से करती हैं। ये शब्द आपको नोट करना पड़ेगा। तारिक रहमान को भी पता है वो पैरा ड्रॉप्ड पर्सन है। उनकी कोई 17 साल से बांग्लादेश से बाहर है। माता जी का कनेक्शन तो है पर बेटे का अपना 1 to 1 कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो जो है जब लड़ने का अनाउंसमेंट करते हैं तो 2 जगह से, जैसे सेफ सीट पे यहाँ पे लड़ा जाता है ना, वैसे चुनाव लड़ रहे हैं। और ये यही दिखाता है कि वो इस बात को लेके आशंकित हैं कि एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जीत सुनिश्चित है। ठीक है? पार्टी में 577 झड़पें हो चुकी हैं, 88 मृत्यु हो चुकी हैं, पार्टी कोई बड़ी अच्छी हालत में नहीं है। उसको संगठित करना टेढ़ी खीर है। मतलब पैसे का इन्फ्लो चाहिए, आपको नए लीडर्स भी खड़े करने हैं, चुनाव प्रचार भी करना है, पैसे का आपको फ्लो चाहिए। तो जो बेटर डील देगा रहमान उसके साथ होंगे। वहां वो कुर्बान होने नहीं गए हैं। इन जिस तरफ बांग्लादेश को धकेला जा रहा है उसको वापस पाकिस्तान सरीखी राजनीति में डाला जा रहा है, जहां पर जमन जो कि भारतीय आर्मी चीफ के संपर्क में है, उनको भी बाद में कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगर हारते हैं तो तारिक रहमान को भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जीत अकेला ऑप्शन है और इंश्योर कराना हमारा काम है। ठीक है? वरना बांग्लादेश हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। इसके लिए डील करना आसान है, यस। हाँ, और जमात और एनसीपी के पीछे कौन है? अमेरिका, चाइना और जितनी भी डीप स्टेट फोर्सेस है। भारत को अपना पक्ष वहां पर रखने के लिए कुछ सहूलियतें हैं। कैसे? मालदीव एक एग्जाम्पल है। मुइज्जू इंडिया आउट कैंपेन से आए थे, अब भारत के आगे साष्टांग दंडवत कर चुके हैं। तो आपको ये पता है चाइना, अमेरिका जैसे देश आपके देश में केवल विध्वंस के लिए आते हैं, परंतु जब सकारात्मक राजनीति की बात आती है तो आप केवल एक भारत को पाते हैं। इसलिए अगर अच्छा, विध्वंस की राजनीति ज्यादा वो कर नहीं सकते तारिक रहमान, वरना उनको वापस जाना नहीं पड़ता। कट्टरपंथियों के बीच में आप जब ज्यादा कट्टरपंथी होके बात करते हैं तब आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। अगर उसके बीच में सेन ब्रेन की तरीके से आप बात करते हैं, कुछ तर्क की बात करते हैं, कुछ विकास आदि की राजनीति की बात करते हैं, तब आपको इसी तरीके से पलायन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज सुनिश्चित है, तारिक रहमान हमारी बेस्ट बेट है वहां पर, और बेहतर है कि वो जीत जाए। जी मंजरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज वार्ता को थोड़ा संक्षिप्त रखते हैं, आगे जब जुड़ेंगे तो फिर थोड़ा और समय लेकर के चर्चा कर पाएंगे। क्योंकि आपको 9 बजे दूसरे चैनल पर जाना है, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप जुड़ी और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दिया करें, वीडियो को फॉरवर्ड भी करें अपने मित्रों को ग्रुप्स में। और अभी तक ये चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।